Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with the lecture number 9th of our kinematics series, and in this video we are going to discuss about the concepts of relative motions. Okay, so let's start the video with two homework questions. So ये पहला सवाल था, आई थिंक आप देख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे क्वेश्चन का, एंड अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे ये देखने को मिल रहा है, द रिवर such that it always tries to head perpendicular to the current and its velocity in still water is u. मतलब वो हमेशा परपेंडिकुलर जाना चाहता है, मतलब उसकी जो रिलेटिव टू दी रिवर स्पीड है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है. और फिर बोला जा रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितना ड्रिफ्ट आएगा, उसमें कितना कैरी अवे होगा, और उसके साथ में ट्रेजेक्ट्री के बारे में भी बात करनी है हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे. तो ठीक है, इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं, देखते हैं कैसा क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर सवाल पे. तो आप देख सकते हो ये हमारे पास मान लो रिवर है और इसका प्रोफाइल हमें कैसा बताया गया है. यहाँ पर वेलोसिटी लगभग ज़ीरो है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज हुआ है, मिड पे बिल्कुल मैक्सिमम हुआ है, फिर डिक्रीज हो रहा है सेम ऑर्डर से डिक्रीज होता हुआ, और फाइनली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. मतलब कुछ इस तरह का प्रोफाइल है इसका, जिस प्रोफाइल से इंक्रीज हुआ है उसी प्रोफाइल से डिक्रीज भी होता जा रहा है. और बोला जा रहा है कि मिड में इसकी वेलोसिटी v0 हो गई थी. टोटल लेंथ l है तो मिड का मतलब हो गया l/2 पे, ऐसा कुछ देखने को हमें मिल रहा है. ठीक है, सो सबसे पहली बात कि बोट के पास जो भी वेलोसिटी होगी, एक तो होगी विद ड्यू टू रिवर और एक होगी उसकी स्टिल वाटर वाली. और बोला गया है स्टिल वाटर में उसके पास हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ही है. तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक u ऊपर की तरफ है, vr सामने की तरफ है. तो किसी भी टाइम पे इसकी जो v जो एक्चुअल में चलने वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में नेट बनेगा, और वो भी चेंजिंग है, लगातार चेंज हो रहा है, बिकॉज ऊपर वाली वेलोसिटी, ये vr वाली वेलोसिटी चेंजिंग है. ओके, सो इस हिसाब से अगर देखें तो वर्टिकल में इसे कौन चला रहा है, तो किसी भी टाइम पे अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका देखना है तो वो सिर्फ किसकी वजह से होने वाला है, वो सिर्फ u की वजह से होने वाला है. तो इस वजह से मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को u इंटू टी लिख लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें x, तो आप देख सकते हो वो vr के कारण है, बट vr भी इंक्रीजिंग है, तो अपने को सोचना पड़ेगा. तो इसको हम थोड़ी देर से आते हैं. कुछ और इम्पॉर्टेंट बात है कि VR के बारे में हमें क्या बताया गया है. तो VR के लिए हमें बोला गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है. मैं बस अभी आधे मोशन को कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं इस केस में ड्रिफ्ट निकाल लेता हूँ हाफ पोर्शन के लिए, तो मल्टीप्लाई 2 करके मैं पूरे कंबाइंड मोशन के लिए ड्रिफ्ट बोल सकता हूँ, बिकॉज मोशन सिमिलर चला है आगे अगर देखें तो इस वजह से मैं VR की वैल्यू लिख सकता हूँ, VR इज k टाइम्स ऑफ y, VR इज k टाइम्स ऑफ y, और y यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल पोजीशन है, तो VR की वैल्यू लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ y. एंड व्हाट इज y? y इज ut. और साथ में अगर देखें तो बोला जा रहा है कि जब ये मिड पे है तो VR की वैल्यू v0 है. तो इस हिसाब से अगर देखें तो v0 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ l/2. तो यहाँ से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, विच इज 2v0/l. आई थिंक यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगा, हमने k की वैल्यू निकाल लिया, विच इज 2v0/l. अब आगे इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा होना चाहिए इसका फर्दर सोल्यूशन. तो अगर इसकी बात करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि मुझे इसकी ट्रेजेक्ट्री चाहिए. तो k की वैल्यू मिल चुकी है, तो किसी भी टाइम पे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखने की कोशिश करते हैं. तो मान लो टाइम था t और हम t से t प्लस dt पे किसी dt टाइम में इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पहले लिखना चाह रहे हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट dx के नाम से लिखेंगे. ठीक है, तो वो जो dx का डिस्प्लेसमेंट है
वो कैसे लिखा जाएगा, dx will be displacement will be velocity which is velocity at that time। तो किसी t टाइम पे इसकी पास velocity क्या होगी, वर्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल पे, और k इंटू वाई होता है, और y की वैल्यू किसी t टाइम पे u इंटू टी है। तो वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से अपन यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, सॉरी मतलब रिवर की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे वी आर इज k टाइम्स ऑफ दिस, k की वैल्यू ऊपर मिल चुकी है, तो मैं लिख लेता हूँ इसे 2v0 बाय l विच इज़ द वैल्यू ऑफ k इंटू u टाइम्स ऑफ t, और हम कितने टाइम के लिए चल रहे हैं, dt। तो दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन dt टाइम। और अब मुझे अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी t टाइम में, तो मैं इसे इंटीग्रेट वगैरह करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है किसी x मतलब किसी t टाइम पे बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू देखने को मिल रही है 2v0u बाय l और टी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से हम कैंसिल वगैरह कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल गई है, मुझे यहाँ पर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुका है, और मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पता है। तो अगर हम ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो टाइम को एलिमिनेट करते हैं और x एज अ फंक्शन ऑफ y या फिर y एज अ फंक्शन ऑफ x कैलकुलेट कर लेंगे। तो ठीक है, अगर ऐसा सोचते हैं तो मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या लिख लूँ, टाइम की वैल्यू लिख लेता हूँ y बाय यू, और यहाँ पर रख देता हूँ। तो x की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, उस हिसाब से x will be v0 u by l टाइम्स ऑफ t, और t के बदले लिख लेते हैं t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर विल बी y स्क्वायर बाय u स्क्वायर। तो एक u वगैरह कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ जाता है y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू l u x बाय v0। ये कुछ y स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये हमारा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बन रहा है इस पर्टिकुलर मोशन के लिए, ऐसा ट्रेजेक्ट्री है। अब ये ट्रेजेक्ट्री आ जाने के बाद हमें बताना है ओवरऑल ड्रिफ्ट क्या है। तो ड्रिफ्ट हम l/2 तक ड्रिफ्ट निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर जैसे 0 से मैक्सिमम हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम से 0 हो रहा है, बिल्कुल सेम ही चीज़ें चल रही है। तो ओवरऑल ड्रिफ्ट 2 टाइम्स ऑफ दिस वाला यहाँ पर होने वाले ड्रिफ्ट को लिख सकते हैं। तो इस वजह से हमें x की वैल्यू चाहिए जो y की वैल्यू l/2 थी, तो वो ड्रिफ्ट 1 है। तो ड्रिफ्ट 1 की बात करें तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं y को l/2 रखते हुए। तो क्या लिख लूँगा, v0 बाय lu, और इसके बदले लिख लेंगे l स्क्वायर बाय 4। यहाँ से एक l वगैरह कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज ड्रिफ्ट 1। और अगर मुझे टोटल ड्रिफ्ट चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ दिस d1 को 2 टाइम्स करते हुए मैं इस क्वेश्चन का टोटल ड्रिफ्ट बता सकता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा हम ड्रिफ्ट वगैरह वाले पार्ट को किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वगैरह वाले पार्ट को किस तरह से डील कर रहे हैं। सो आंसर यहाँ पर इसका 2 टाइम्स हो गया ड्रिफ्ट, एंड फर्स्ट वाले पार्ट को देखें तो ट्रेजेक्ट्री हो गया कुछ ऐसा। आई थिंक बहुत आसान सा सवाल था, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ था नहीं। एक और सवाल है, उसे भी देख लेते हैं एंड फिर हम अगले पार्ट पर आते हैं अपने इस वीडियो के। सो देख सकते हो यहाँ पर बोला जा रहा है एक मैन है, स्टिल वाटर में कुछ स्पीड से चल रहा है, और वो वॉक कर सकता है शोर पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। The water in the river flow at a rate of this. If the man row the boats across the river and walks along the shore to reach the opposite point on the water bank, then find the direction in which he should row the boat so that he could reach the opposite shore in the possible minimum least possible time. Also calculate this time and the width of the river is this. Okay, so मैं completely values के साथ solve नहीं करता हूँ, variables मानते हुए मैं कर देता हूँ, आप values रख लेंगे। concept मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में इसका डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरह से हमें इसको डील करना चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं। तो हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये अपने पास रिवर है और इस बार हम चाहते हैं कि
लीस्ट टाइम में से क्रॉस कर लें, यहाँ पर पहुँच जाए, बिल्कुल इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। बट पी पॉइंट में पहुँचने के लिए लीस्ट हम कैसे पहुँचते हैं, अभी तक हमने सीखा था बिल्कुल ऐसा ही चलो, तो लीस्ट टाइम पे यहाँ से पी पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। बट दूसरा कैसा कंडीशन हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला जा रहा है कि ये शोर में चल भी सकता है और अच्छे खासे स्पीड से चल सकता है। इस वजह से हम क्या कोशिश, ऐसा भी हमारा मोशन हो सकता है कि मान लो हम इतना ड्रिफ्ट भी ले लिए तो भी कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज इस ड्रिफ्ट को बहुत हाई स्पीड से कवर किया जा सकता है और इस वजह से हम उसी टाइम पे मिनिमम वे पे इसको कवर कर सकते हैं। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए टाइम लगा t1 और फाइनली यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए लगा टाइम t2, तो पहले मोशन का ओवरऑल टाइम है t1 प्लस t2, तो हो सकता है ये t1 प्लस t2 यहाँ पर होने वाले t3 से, जो जिसमें कि हम बिल्कुल सीधा शुरू करते, एक्चुअल में यहाँ नहीं पहुँचते कहीं यहाँ पर, बट सीधा शुरू करने पर और यहाँ पर शुरू करने पर हो सकता है कि t3 से कम टाइम ऐसा लग जाए, बिकॉज यहाँ पर इस जगह पर हम थोड़ी स्पीड के साथ चल रहे हैं। तो ठीक है, एक बार इसको कोशिश करते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो मैं मान लेता हूं कि किसी v0 की स्पीड से यहाँ से शुरू किए, किसी v0 की स्पीड से शुरू किए एट एनी एंगल थीटा, किसी थीटा एंगल से v0 की स्पीड से यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ऊपर की तरफ हो गई v0 cos थीटा, ये v0 की वैल्यू हमें गिवन है सवाल पे, वेलोसिटी ऑफ बोट इन दिस स्टिल वाटर दिया गया है, ये v0 sin थीटा और यहाँ पर है अपने पास vr। अच्छा, ये कुछ इसको ऐसे मोशन पे टाइम क्या लगेगा क्रॉस करने के लिए, वो लगेगा v0, सॉरी डिस्टेंस है विड्थ d मान लेते हैं, ओवरऑल दिया गया है 500 मीटर्स आई थिंक, शायद जितना मुझे याद है वैल्यूज, तो ये d अपॉन v0 cos थीटा, d अपॉन v0 cos थीटा, ये मेरा पहला टाइम लग गया, इस मोशन पे टाइम लगेगा। अच्छा, इस मोशन पे ड्रिफ्ट क्या होगा, इस मोशन पे ड्रिफ्ट, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास सिर्फ थीटा है, v0 हमें पता है, तो ड्रिफ्ट इसी पर्टिकुलर मोशन पे होगा vr माइनस v0 sin थीटा और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विथ टाइम विच इज d अपॉन v0 cos थीटा। तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये ड्रिफ्ट हो गया और इस ड्रिफ्ट को कवर करने के लिए ये टाइम t2 लेगा कुछ, और वो क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट बाय वेलोसिटी एट द शोर, जो कि हमें गिवन था कि शोर पे चलने के लिए इसके पास जो वेलोसिटी थी वो वाली वेलोसिटी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ओवरऑल टाइम क्या लगा इसमें, कुछ t1 प्लस t2, दिस इज t टोटल, ये टोटल टाइम लग रहा है और हम चाहते हैं कि ये टोटल टाइम सबसे कम लगे, तो हम कोशिश करेंगे कि t1 प्लस t2 दोनों एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, t1 भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, t2 भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो इस t1 बाई t2 को हम इससे डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हुए यहाँ से इस ओवरऑल टाइम की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस पर्टिकुलर थीटा पर होगा। तो आई थिंक सॉल्व करने पे शायद आप देख सकते हो ये 3/7 या फिर 2/7 ऐसा कुछ रिजल्ट आता है साइन थीटा की वैल्यू, शायद आप एक बार चेक कर सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो हमें बताना था कि किस टाइम पे पहुंचेगा, तो जब थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो आप t1 पे भी रख दो और t2 भी रख दो, तो दोनों पर वैल्यूज रखने पर आपको ईजिली टाइम पे वेलोसिटी, मतलब किस टाइम पे पहुंचने वाला है वो भी मिल जाने वाला है। तो ये फर्स्ट 2 पार्ट हम बोल सकते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, इस तरह से हम इनको भी डील कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हम बात करेंगे आज रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि अब हम 2 प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ टकरा रहे हैं, क्या वो टकराएंगे भी या नहीं, अगर टकरा रहे हैं तो कहाँ पर टकरा रहे हैं और किस टाइम के बाद टकरा रहे हैं, सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं एक ये कोई हाइट है और मान लेते हैं ये कोई दूसरा हाइट है
और इन दो हाइट से सेम लेवल से ही मान लेते हैं ना कि ऐसा कुछ ये दो टावर्स लगे हुए हैं, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है विद सम स्पीड u1, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है विद स्पीड u2, और इनका एंगल है कुछ θ1 और θ2, और हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर θ1 θ2 में से कोई भी एक, चारों में से कुछ भी एक वेरिएबल रख दो और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये दोनों टकरा जाएं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले इसके कंसेप्ट वाले पार्ट पर आते हैं, सोचते हैं कैसे सोचना है, इस पर्टिकुलर पार्ट को कैसे सोचना है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि इनके बीच में u रिलेटिव क्या है, तो u रिलेटिव के लिए किसी भी एक पार्ट को, जैसे मान लो ये u1 cos θ1 था, ये u1 sin θ1 था, तो इसको रेस्ट पे कर देते हैं और इसके रेस्पेक्ट पे इसको रेस्ट पे कर दिए और इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी अगर देखें तो यहाँ पर है कुछ u2 cos θ2 और ऊपर की तरफ है u2 sin θ2। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो u1 के इसके रिस्पेक्ट में अगर चीज़ों को देखें, ग्राउंड से देखेंगे तो अलग दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अलग दिख रहा है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें यहाँ पर ही बैठ के इसको रेस्ट पे करते हुए, तो इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक u1 cos θ1 और साथ में u1 sin θ वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा कुछ u1 sin θ1। तो ये इनके बीच में u रिलेटिव है, बोल सकते हैं, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इसको कुछ ऐसा दिखने वाला है। मतलब ओवरऑल अगर u रिलेटिव की बात करें तो यहाँ पर दो वेक्टर आए हैं, ये दोनों, इनको u1 क्या लिख सकते हैं, cos θ1 प्लस u2 cos θ2, और नीचे की तरफ मान लो ये बड़ा था अगर मान लेते हैं, तो u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2। ये इसके पास दो वेलोसिटीज, ये u रिलेटिव है। रिलेटिव वेलोसिटीज ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो दोनों का एक्सेलरेशन सिर्फ -g है। तो रिलेटिवली अगर देखें तो a रिलेटिव क्या होने वाला है, इनके बीच में 0, इनके बीच में a रिलेटिव क्या होने वाला है, 0, बिकॉज दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों फ्री एयर पे चल रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में g का ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ। तो दोनों के लिए अगर रिलेटिवली देखें एक्सेलरेशन तो कुछ भी नहीं है। और अगर दो बॉडी के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये बॉडी तो रेस्ट पे है ऐसा मान रहे हैं हम रिलेटिवली देखते हुए, तो ये रेस्ट पे है और इसके रिस्पेक्ट में इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन के पास क्या दो चीज़ें होती हैं, एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन भी होता है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हमने देखा एक्सेलरेशन किस तरह से चेंज होते हैं, 3-4 अलग अलग तरह के एक्सेलरेशंस देखे थे। तो अगर किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का नहीं बदल रहा है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। तो अगर किसी बॉडी का, मान लो आप यहाँ पर खड़े हो और इस बॉडी का आपके हिसाब से एक्सेलरेशन 0 है, तो आपको ये बॉडी हमेशा जिस डायरेक्शन में चल रहा था हमेशा वैसा ही चलता हुआ दिखने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर आप एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी को यहाँ पर फिलहाल देखेंगे तो दूसरा बॉडी आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में इनिशियली यू रिलेटिव बना था उसी लाइन के अलोंग हमेशा ये चलने वाला है। तो इस पर्टिकुलर केस में मान लो कि ये अगर यहाँ पर बैठा था सेकेंड वाला पर्सन, ये, तो इसको अगर ये नेट वेलोसिटी दिख रहा था, इनका नेट मान लो ऐसा आया है, तो इसको ये इस मैन के हिसाब से ये वाला जो बॉल है वो हमेशा इसी लाइन पे चलता हुआ दिखने वाला है, वो हमेशा इस लाइन के अलोंग ही चलता हुआ दिखने वाला है।
तो अगर इसी लाइन के अलॉन्ग चलता हुआ दिखने वाला है तो अब ये तो वन डायमेंशनल या फिर बोल सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन हो गया, बहुत आसान सा, और इसको हम बहुत ईजिली डील कर सकते हैं बिकॉज ये बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो सारी डिस्टेंस वगैरह निकालना हमें कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन इस पार्ट में यही था कि अगर एक बॉडी प्रोजेक्टाइल पे है और दूसरा बॉडी भी प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी के पास रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरा बॉडी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ही चलता हुआ दिखेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब उसके वेलोसिटी का ना ही डायरेक्शन चेंज हो सकता है और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ओके, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ही चलता हुआ दिखने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे क्या लिखना चाहिए कि एक सवाल कर लेते हैं इसी पार्ट से रिलेटेड, और इसमें वैल्यूज़ बोलोगे तो वैल्यूज़ ले लेते हैं, अदरवाइज अब इसमें कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस और बिल्कुल सिंपल लॉजिक। बस हमें ये याद रखना है कि दो बॉडी में अगर रिलेटिवली प्रोजेक्टाइल है तो एक बॉडी के ऊपर बैठकर दूसरे बॉडी को देखने पर वो हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो एक एग्जांपल मान लो ऐसा ले लेते हैं जिसमें कि हम वैल्यूज़ वगैरह अभी लिख लेंगे, चलो वैल्यूज़ के साथ ही कर लेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। और एक कंडीशन मान लो, यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल के साथ पहले आपको थोड़ा सा बताऊं और उसके बाद फिर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल पे वहाँ पर भी इस चीज़ को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसको मान लो मैंने u1 की स्पीड से लॉन्च किया, इसको मैंने u2 की स्पीड से लॉन्च किया और इसको हमने θ1 से किया, और इसका थीटा हमें बताना है कि इसको किस एंगल से लॉन्च करना पड़ेगा कि ये दोनों टकरा जाएं अगर इनके बीच में डिस्टेंस d है। तो यहाँ पर नोन अपने पास u1 है, u2 है, θ1 है, तो हमें किस स्पीड से लॉन्च करना चाहिए कि ये दोनों टकरा जाएं, हमें किस एंगल से लॉन्च करना चाहिए कि ये दोनों के बीच में कोलिजन हो जाए। तो इसको अगर देखना है तो एक बॉडी को रेस्ट पे कर दो, तो इसको रेस्ट पे कर दिए। अगर इसे रेस्ट पे कर दिए तो मान लेते हैं किसी थीटा एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा u2 cos थीटा, ऊपर की तरफ बनेगा u2 sin थीटा। इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा u1 cos थीटा 1, और साथ में इसकी दूसरे कंपोनेंट ऊपर थी तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा जैसे उस केस में आ रहा था, और ये है u1 sin थीटा 1। अच्छा, और अब हमें क्या जानना है, हमें पता है कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसे देख रहा हूँ तो जिस भी डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी वो हमेशा उसी लाइन के अलॉन्ग चलने वाला है, तो अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे बन जाती है तो ये हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग चलता हुआ दिखेगा, तो ये कभी इसके साथ सेम कोऑर्डिनेट शेयर नहीं करेगा, या फिर बोल सकते हैं इसकी तरफ कभी भी ये डायरेक्टेड है नहीं, तो इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा। बट अगर ये इसके पास वेलोसिटी नेट इनिशियल वेलोसिटी ऐसा बन जाता है तो वो हमेशा इसी लाइन में चलता हुआ दिखेगा और इनके बीच में कोलिजन होना पॉसिबल है। तो इस हिसाब से अगर मुझे देखना है तो इनका नेट वेलोसिटी, तो ऐसा लिख देता हूं कि इन ऑर्डर टू कोलाइड, टकराने के लिए इन ऑर्डर टू कोलाइड हमें क्या लिखना चाहिए, u रिलेटिव इनिशियल must lie on the line joining of two bodies। जो भी दो बॉडी को टकराना है उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इनके लाइन जॉइनिंग पर ही लाई करना चाहिए, अदरवाइज ये टकराएंगे नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें
तो मुझे अगर रिलेटिव इस लाइन के अलोंग चाहिए, इनका लाइन जॉइनिंग ये है इस पर्टिकुलर केस में, ये लाइन जॉइनिंग है, तो इस केस में अगर हम देखें तो ये और ये वाले कंपोनेंट रिलेटिव के कैंसिल होने चाहिए, तभी इनका यू रिलेटिव इस डायरेक्शन पे बनेगा और ये फिर टकरा वगैरह जाने वाले। ठीक है, तो अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी तो क्या लिख सकता हूँ, u2 sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू u1 sin थीटा 1। यहाँ पर हमें sin थीटा के सिवाय सारी वैल्यूज़ नोन थी पर्टिकुलर सवाल पे, तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा करना क्या है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर सवाल पे यही है। और हमने बात किया था कि ये कब टकराएंगे, अगर ये निकालना है ये कब टकराएंगे, तो हमने ये चीज़ सीखा है कि जो भी टाइम होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट चीज़ें होती हैं। तो इस फ्रेम पे जब ये टकरा रहे हैं वो ग्राउंड फ्रेम पे उसी टाइम पे टकराए होंगे। तो ये किस रिलेटिव स्पीड के साथ चलता हुआ आ रहा है, इन दोनों के सम के इक्वल, इन दोनों के सम के इक्वल। और इससे कितना डिस्टेंस कवर करना है, d, तो ये कितने टाइम पे टकराएंगे, दिस इज द टाइम व्हेन दे विल बी गोइंग टू कोलाइड। इस टाइम पे जाकर ये दोनों टकरा जाने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा हमने किस तरह से डील किया है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू भी आ चुकी है, किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना है ये भी आ चुका है। अब ये एक्चुअल में ये कहाँ पर टकराएंगे, कोऑर्डिनेट वेयर दे विल कोलाइड, तो अगर वो आपको निकालना है तो क्या कर सकते हो, इसी टाइम पे अब ग्राउंड फ्रेम से, बिकॉज कहाँ टकराएंगे वो अलग अलग फ्रेम पे अलग अलग तरह से दिखने वाला है, तो इस वजह से ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं बोलूँ तो क्या बोल सकते हैं कि इस टाइम पर बॉडी एक्चुअल में कहाँ पर है उसका पोजीशन निकाल लेते हैं, किसी भी एक बॉडी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए जो हम सीखें, तो वो उसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो वहाँ पर ही टकराने वाले हैं। तो बहुत आसान सा पार्ट है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो आप इस तरह से इसको डील कर सकते हो। तो एक क्वेश्चंस मैं वैल्यूज़ के साथ दे देता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए इस चीज़ पे। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस d है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक मास m है और यहाँ पर एक मास 2m है। क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से देख लो कि यहाँ पर दोनों मासेस को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, ऐसा, एक को ऐसा और दूसरे को यहाँ से 60 डिग्री एंगल पर, इसके साथ 60 डिग्री एंगल पर फिर से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और बोला जा रहा है कि इनके बीच में क्या डिस्टेंस रखें, इनके बीच में क्या डिस्टेंस रखें कि ये दोनों आपस में टकरा जाएं, कि ये दोनों आपस में टकरा जाएं। तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस रखें कि ये दोनों आपस में टकरा जाएं। इनके कुछ हाइट्स वगैरह हमें बताए गए हैं कि ये 30 मीटर हाइट का टावर है और ये कुछ 20 मीटर हाइट का टावर है। ये 30 मीटर का टावर है और ये 20 मीटर का टावर है। बहुत आसान सा सवाल बन गया है, आप देख के समझ सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, अगर इसे सॉल्व करना है तो आप देखो इसमें क्या करना चाहिए कि इनकी जो भी रिलेटिव वाली चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे कि इसी लाइन पे आ जाएं। तो इसको रेस्ट पे रख लेते हैं, तो इसकी स्पीड 10 इधर दे दिए और साथ में इस 10 का एक कंपोनेंट 5 10 cos 60, तो 5 इधर आ गया और यहाँ पर एक है 10 sin 60 विच इज़ √3/2, एक ऐसा कंपोनेंट आ गया। तो 15 और 10 √3/2 ये दो कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी के। तो आप देख सकते हो ये 15 और ये 10 √3/2 ऐसे दो कंपोनेंट्स हो गए। ये हो गया 15, ये 10 √3/2। तो अगर यहाँ से नेट निकालें तो ये किस एंगल पे जाने वाला है, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो किस एंगल पे बन रही है, उसके लिए ये एंगल निकाल लेते हैं। और इस एंगल के हिसाब से थीटा, ये थीटा 60 नहीं है, हमने वो ब्रेक कर दिया। इनका जो नेट आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थीटा निकालना है, तो हम इसे क्या लिख लेते हैं 10 √3/2 और डिवाइडेड बाय 15। तो आप देख सकते हो ये 3 और ये कुछ
ये 2, ये कुछ 3, तो √3 तो ये कुछ आ जा रहा है 1/2/2√3, ऐसा कुछ आ जा रहा है। ये tan थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे आ जा रही है, जो कि है 2/2√3, आई थिंक ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का जो ट्रायंगल है उसके हिसाब से ये इस डायरेक्शन पे, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से एंगल पे चल रहा है। तो अब बोल सकते हैं कि ये पॉइंट के अलोंग, तो ये जो नेट वेलोसिटी आया है वो बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, तभी ये टकरा सकते हैं। बिकॉज हमने अभी पिछले स्लाइड में क्या लिखा है कि इन ऑर्डर टू कोलाइड यू इनिशियल रिलेटिव मस्ट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू बॉडीज। तो ये दो बॉडी का लाइन जॉइनिंग है, तो अगर इनको टकराना है तो यू रिलेटिव जो अभी हमने निकाला है वो इसी लाइन पे आना चाहिए। और अगर ये लाइन के लिए देखें तो ये डी है, और ये वाला 10 बनेगा शायद 30, और ये 20 है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आप फिर से लिख लो। तो tan थीटा इस केस में फिर से लिख लो, तो वो कुछ हो जाने वाला है 10/d। ये वाला एंगल थीटा माने ना, ये वाला एंगल थीटा माने, तो इस हिसाब से ये 10 है और ये d है। तो tan थीटा इज 10/d, और इसको इक्वेट कर सकते हैं 2/2√3। तो यहाँ से हम d वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रिलेटिव प्रोजेक्टाइल को हम कितनी ईजिली डन कर सकते हैं इन छोटे छोटे कंसेप्ट्स के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं, जिसमें कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली चीज़ों को भी एक बार डील कर लेते हैं कि कैसे देखना है उनको। तो नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके लिए क्या देखना है, सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, रोड है, मतलब दो रोड है। यहाँ पर एक बॉडी है B1, यहाँ पर एक बॉडी है B2, और दोनों के पास कुछ वेलोसिटी है। मान लेते हैं ये वेलोसिटी V1 है, ये वेलोसिटी V2 है, और ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इन दो रोड्स पे चल रहे हैं, ऐसा मान लिए। अब क्या बोला जा रहा है कि इनके बीच में अगर ये वाला डिस्टेंस आपको कुछ गिवन था D1, ये वाला डिस्टेंस कुछ आपको गिवन है D2, तो आपको बताना है कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होने वाला है। इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस इस थ्रू आउट दी जर्नी क्या होने वाला है, ये कैलकुलेट करना है। तो देख सकते हो बहुत आसान है, किसी एक बॉडी को रोक देते हैं और दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। तो मान लो अगर ये चल रहा है किसी V2 के साथ, तो इसको रेस्ट पे ले आते हैं, इसको रेस्ट पे ले आते हैं, तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, तो ये वाली V1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इस पे ऐड कर दिए, तो ये V2 हो गई। एक V1 सीधा और V2 नीचे की तरफ। तो इस बॉडी का जो नेट वेलोसिटी है वो कुछ ऐसा आ गया, और मान लो ये कुछ इस लाइन पे चलता हुआ दिखने लगा, इसका नेट वेलोसिटी कुछ ऐसा आ गया ये। तो इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में सिंस कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए रिलेटिव नहीं है, तो ये हमेशा इसको इसी लाइन पे चलता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये ग्रेविटी वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रोड्स हैं, तो इनके पास बिना एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं, तो हमेशा इसी लाइन पे चलता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही डी मिनिमम होने वाला है। बिकॉज अगर एक बॉडी है और यहाँ से मान लो आपके सामने से एक कार आ रही है, तो कार आपसे सबसे कम डिस्टेंस में कब थी, अगर इस रोड के अलॉन्ग कार गई, जब वो बिल्कुल आपके सामने थी। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही इनके बीच का डी मिनिमम है, और हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मान लो मुझे V1 V2 पता है, तो मुझे ये वाला एंगल भी पता है थीटा, तो tan थीटा या फिर की वैल्यूज़ अगर लिखें तो ये भी मुझे पता है, tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज V2/V1, जो कि हम कुछ अच्छी वैल्यू आ सकती है हमारे हिसाब से। अब वैल्यूज़ अगर देंगे तो कुछ अच्छी वैल्यू आ जाएगी। तो इस लाइन के अलोंग ये चलने वाला है। तो
अगर देखें तो ये वाली डिस्टेंस अपने को d1 पता है, और अगर ये थीटा पता हो जाए तो ये भी हमें पता चल गया है और ये भी पता चल गया है। बिकॉज अगर थीटा की वैल्यू मान लो 37 आ गई, v1 v2 मिलके 37 आ गई, ये वाली वैल्यू कुछ हमें पता है 200, तो इस हिसाब से मुझे ये वाला वैल्यू भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा ना, 10 cos 10 sin 10 जो भी यूज़ हो रहा है उस हिसाब से देखते हुए कर लेंगे। d1 का कॉम्पोनेंट या फिर इसका कॉम्पोनेंट इज d1 और इसका कॉम्पोनेंट इज d2, तो ऐसा करते हुए हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। पाइथागोरस बोलो, कुछ भी बोलो, कैसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मान लो ये d2 कंप्लीट d2 था, ये तो कंप्लीट d2 था, और अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल पे हम ये वाला लेंथ अगर निकाल चुके हैं तो ये बचा हुआ लेंथ जो है, जो कि ये देखने को मिल रहा है, ये नीचे वाला लेंथ, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा d2 माइनस ये जो हमने कैलकुलेट किया, मान लेते हैं d2 डैश, तो d2 माइनस d2 डैश, तो ये वाला डिस्टेंस हमें इजीली देखने को मिल सकता है। और अगर ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं तो आप देख सकते हो ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से थीटा। तो अगर आप ट्रायंगल देखें तो ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये वाला साइड हमने जो निकाला d2 माइनस d2 डैश, और ये है हमारा d मिनिमम, और ये एंगल है थीटा। तो इस ट्रायंगल में हम cos थीटा लिख सकते हैं, तो cos थीटा विल बी d मिनिमम अपॉन d2 माइनस d2 डैश, और यहाँ से d मिनिमम की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d मिनिमम विल बी d2 माइनस d2 डैश टाइम्स ऑफ cos थीटा। आई थिंक यहाँ तक किसी को भी परेशानी नहीं होगा। मैंने वैल्यूज़ नहीं लिया बिकॉज बिना मतलब के कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। कंसेप्ट सीखना है, आप समझ रहे हो किस तरह से हम इजीली कर सकते हैं इसको। अब ये कितने टाइम के बाद मिनिमम होगा, तो ये वाला डिस्टेंस तो मुझे ऑलरेडी पता है, कैलकुलेट कर ही लेंगे, थीटा पता है, d1 पता है उस हिसाब से, और ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ये वाला डिस्टेंस मुझे पता चल गया है, तो ये भी कैलकुलेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसको मान लो मैं x1 मान रहा हूँ और इसको x2 मान रहा हूँ, तो कितने टाइम के बाद ये मिलने वाले हैं, तो टाइम विल बी x1 प्लस x2 लेंथ चलना पड़ेगा, और किस स्पीड से चल रहा है यहाँ पर, v नेट से चल रहा है, तो डिवाइड किससे कर सकते हैं, v नेट से। सो इस टाइम के बाद मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मिनिमम होने वाला है। तो आई थिंक आपको बहुत आसानी से ये चीज़ भी समझ में आया होगा कि दो बॉडी के बीच में मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से लिख सकते हैं, बहुत ईजिली समझ में आया होगा। अच्छा, तो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल और क्लोजेस्ट अप्रोच को हल्का सा मिक्स करते हैं एक सवाल पे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम डील कर पाएँ इनके बीच में। तो मान लो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस हमको कुछ दिया है d1, मैं फिर से वैल्यूज़ ले नहीं रहा हूँ, और ये वाला डिस्टेंस हमको कुछ दिया हुआ है d2, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d2, ये डिस्टेंस दिया हुआ है d1। और अब हमें क्या बताना है कि इसको मैंने कुछ 10 मीटर पर सेकेंड या फिर v1 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया, इसको कुछ v2 की स्पीड से प्रोजेक्ट किए, एंगल्स भी हमें पता है, मान लो θ1 और मान लो यहाँ से एंगल हो गया θ2, और अब हमें बोला जा रहा है कि इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। ये नहीं टकरा रहे हैं बिकॉज नेट वेलोसिटी वैसा नहीं बन रहा होगा, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, अगर ये हमें बताना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस केस में अगर मैं नॉर्मल मेथड से जाऊं तो हो सकता है ज्योमेट्री मुझे थोड़ी सी परेशान कर सकती है। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं किस तरह से चीज़ों को मैं बोल रहा हूं। तो अगर यहाँ पर देखें तो किसी एक बॉडी को रेस्ट पे कर लेते हैं, मान लो इसको रेस्ट पे कर लिए, तो इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, v1 थी शायद, हाँ v1 थी, और θ1 ही कर लो यार, ठीक है, इसको θ2 कर लो, इसको θ1 कर लो, तो v1 cos θ1 यहाँ पर हो गया v1 cos θ1, और ऊपर की तरफ हो गया v1 sin θ1, और इसकी वेलोसिटी इधर ही आ गई, तो v2 sin θ
v2 sin थीटा 2 सॉरी cos थीटा 2 v2 cos थीटा 2 और नीचे की तरफ v2 sin थीटा 2। तो मान लेते हैं इनका नेट कुछ ऐसा बन गया, वैल्यूज़ दिया होगा हमें, तो हम क्या लिख लेंगे v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 और साथ में नीचे बन रहा है v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1। तो नेट मान लो ऐसा बन गया और हमारा जो बॉडी है वो कहीं इस लाइन पे था, मान लो दूसरा टावर यहाँ पर था, ठीक है, दूसरा टावर यहाँ पर था, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस तो ये मिलने वाला है, इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाला ही बनने वाला है। थोड़ा मैं इसको अगर और प्रॉपर बनाऊं तो मान लो ये लाइन कुछ ऐसा है, मतलब नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी बन गई, ये अपना बॉडी है, तो इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस तो यही होने वाला है, डी मिनिमम, ये वाला डिस्टेंस ही डी मिनिमम होगा। बट यहाँ पर इसे कैलकुलेट करने में हो सकता है परेशानी हो ज्योमेट्री के थ्रू, बिकॉज यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये डी मिनिमम है और इनके बीच अगर जोड़ूं तो ये वाला एंगल मान लो मुझे पता भी होगा, तो ये वाला डिस्टेंस अगर हो सकता है ज्योमेट्री से कठिन हो जाए, तो इसके लिए सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ज्योमेट्री से, बिकॉज ये थोड़ा टफ बनता है। तो अगर देखें तो सेकंड अप्रोच इसके लिए देख लेते हैं, बहुत नॉर्मल सा अप्रोच है जो कि अपन अभी तक पढ़ते हुए ही आए हैं। तो क्या कर रहे हैं हम कि इस बॉडी को ओरिजिन मानते हुए, इस बॉडी को ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो और इसको ओरिजिन मानते हुए इसका पोजीशन लिख लो। तो इसका पहले पोजीशन क्या था, इसका पहले पोजीशन था यहाँ से d2 डिस्टेंस, ये d1 डिस्टेंस यहाँ और d2 डिस्टेंस ऊपर, तो इस हिसाब से पहले इसका कोऑर्डिनेट था d1, d2 और अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, किसी भी टाइम पे इस वाले वेलोसिटी को बोल रहा हूँ मैं v पैरेलल और इस वाले को बोल रहा हूँ v परपेंडिकुलर, मान लो कुछ भी नाम दे दिया इस पूरे रिलेटिव को। तो अब किसी भी टाइम पे इसके पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, d1 माइनस, देखो ये d1 कम करेगा, d1 माइनस v परपेंडिकुलर टाइम्स ऑफ t, ये हो जा रहा है x पे, और d2 में भी माइनस, बिकॉज इसके हिसाब से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो d2 भी कम कर रहा है, तो d2 माइनस v पैरेलल इंटू t, ये हो जा रहा है y पे। तो अगर इनके बीच में मिनिमम चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ ये इसका कोऑर्डिनेट है, तो इस पोजीशन से अगर इसका पोजीशन ये r वेक्टर लिखना है, ये भी इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, ये अगर मिनिमम नहीं लिख रहा हूँ, किसी भी टाइम पे अगर इनका जो भी पोजीशन है, मान लो ये बॉडी कहीं यहाँ पर है, अगर कहीं इस जगह पर है, तो ये पोजीशन होगा ना जिसमें कुछ x है और कुछ y है, तो अगर वो r का वैल्यू लिखना है तो ये कोऑर्डिनेट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा r की वैल्यू बनेगी, ऐसे कुछ r की वैल्यू बनेगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मुझे इसे मिनिमाइज करना है तो क्या करेंगे, इस r की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो r स्क्वायर की भी कर सकते हो, तो dr d बाई डी टी ऑफ r इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि किस टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, और उस टाइम पे आप कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल के ये वाली वैल्यूज़, इनके बीच में जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगी टाइम की वैल्यू रखेंगे और इस जगह से इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको ज्योमेट्री टफ लगे तो आप इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम डील कर रहे हैं इसके।